एक एंशिएंट टेक्स्ट दुनिया के सदर्न एज का वर्णन करता है और साफ चेतावनी देता है कि उसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमारी ऑनगोइंग सीरीज में रामायण और सुग्रीव के एटलस को समझते हुए एक साफ पैटर्न सामने आने लगा है। जब रामायण को ध्यान से पढ़ा जाता है और बाद की सिंबलिज्म को हटाया जाता है तो ये मिथोलॉजी कम और ज्योग्राफी ज्यादा लगने लगती है। पिछले एपिसोड में हमने ईस्टवर्ड एक्सपीडिशन को फॉलो किया था। वहां हमने देखा कि उसका रूट आइस एज की कोस्ट लाइन्स, आइलैंड चेन्स, अलग अलग एनिमल स्पीसीज और यहाँ तक कि साउथ अमेरिका के कोस्ट पर बने एक बड़े मार्कर से भी काफी हद तक मैच करता है। आज हम साउथ की ओर बढ़ते हैं और इस दिशा में रामायण जो बताती है वो शायद सबसे ज्यादा अनसेटलिंग है, क्योंकि साउथ को किसी नई जगह की तरह एक्सप्लोर करने के लिए नहीं दिखाया गया, इसे एक सीमा के रूप में दिखाया गया है। साउथवर्ड एक्सपीडिशन रामायण की स्टोरी का सबसे अहम हिस्सा है। रावण सीता जी को लेकर साउथ की ओर जाता है। जटायु उस उड़ान की दिशा को देख लेते हैं। रास्ते में माता सीता जी अपने गहने गिरा देती हैं, जिन्हें बाद में वानर सेना ढूंढ लेती है और वहीं उनकी मौजूदगी का सबूत बनता है। हर संकेत साउथ की ओर ही इशारा करता है। इसलिए सुग्रीव अपने सबसे भरोसेमंद और सक्षम लीडर्स को इसी दिशा में भेजते हैं, अंगद, जाम्बवान और हनुमान जी। ये साउथ वाला रास्ता कोई साइड स्टोरी नहीं है, यही पूरी खोज और नतीजे का मेन सेंटर है। सुग्रीव अपनी बात बहुत साफ और सटीक तरीके से शुरू करते हैं। वे दूर या कल्पनात्मक जगहों से शुरुआत नहीं करते, वे सेंट्रल इंडिया से शुरू करते हैं और धीरे धीरे साउथ की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में नदियों के नाम एक एक करके बताते हैं। पहले नर्मदा रिवर, फिर गोदावरी रिवर, उसके बाद कृष्णा रिवर और फिर कावेरी रिवर। ये कोई पोएट्री का ऑर्डर नहीं है, ये सीधी ज्योग्राफी है। ये नदियां मिलकर नॉर्थ से साउथ तक एक नेचुरल रास्ता बनाती हैं। सुग्रीव उसी रास्ते को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। जैसे जैसे रूट जमीन के आखिरी सिरे के पास पहुंचता है, रास्ता और साफ और सीधा होता जाता है। आगे सुग्रीव साउथ के इलाके की जमीन पर खास ध्यान देते हैं। वे मलय पर्वत और महेंद्र पर्वत का नाम लेते हैं। आज हम इन्हें वेस्टर्न घाट्स के सदर्न हिस्से और अगस्त्य मलाई रेंज के रूप में पहचानते हैं। ये कोई कहानी के काल्पनिक पहाड़ नहीं हैं, ये असली और साफ दिखाई देने वाले जियोग्राफिक फीचर्स हैं जो मैदानों से साउथ के आखिरी किनारे तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। इसके बाद सुग्रीव एक बहुत ही सटीक एस्ट्रोनॉमिकल डिटेल बताते हैं जो पूरे रामायण में सबसे खास मानी जाती है। वे सदर्न ग्रुप से कहते हैं कि जब वे सबसे सदर्न टिप महेंद्रा माउंटेन पर खड़े होंगे तो उन्हें क्षितिज के पास कनोपस चमकता हुआ दिखाई देगा, जैसे सूरज चमकता है। इस तारे को अगास्टिया कहा गया है। आज कनोपस इंडिया के ज्यादातर हिस्सों से दिखाई देता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। पृथ्वी की धुरी के धीरे धीरे बदलने की वजह से लगभग 14,000 साल पहले ये तारा सिर्फ इंडिया के बिल्कुल दक्षिणी किनारे से ही दिखता था। उससे थोड़ा भी नॉर्थ जाने पर ये क्षितिज के ऊपर नहीं उठता था। सिर्फ यही एक ऑब्जर्वेशन इस पूरे वर्णन को एक खास लैटिट्यूड और एक खास समय से जोड़ देता है। इसके बाद सुग्रीव जी एक सीधी सी बात बताते हैं। वे कहते हैं कि अगस्त्या ऐसा दिखता है जैसे उसका एक पैर पहाड़ पर हो और दूसरा समुद्र में। ये कोई सजावटी कविता नहीं है, ये उस समय के साउथ इंडिया की असली ज्योग्राफी से मेल खाती है जब सी लेवल आज से काफी नीचे था। आज जो हिस्से समुद्र के नीचे हैं तब वे सूखी जमीन थे। कोस्ट लाइन और ज्यादा साउथ तक फैली हुई थी और जमीन से समुद्र का बदलाव अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे होता था। इस पॉइंट पर मॉडर्न असम्पशंस टूटने लगते हैं। रामायण ये नहीं कहती कि इंडिया वहीं खत्म हो जाता है जहां आज की शोर लाइन है, बल्कि वो दिखाती है कि साउथ की तरफ पहले जमीन आज से कहीं ज्यादा फैली हुई थी जो आइस एज की जियोग्राफी से मेल खाती है। ऐसे में किसी ब्रिज की कहानी की तुरंत जरूरत नहीं पड़ती। लगभग 14,000 साल पहले श्रीलंका और इंडिया के बीच जमीन अपने आप जुड़ी हुई थी। सी लेवल नीचे था, इसलिए समुद्र के नीचे की जमीन बाहर थी और दोनों जगहें नेचुरली कनेक्टेड थीं। इसके बाद सुग्रीव लंका के बारे में स्पष्ट जानकारी देते हैं। वे समझाते हैं कि लंका दक्षिण में समुद्र के पार जमीन से थोड़ी दूर स्थित है। वे वहां की भूमि और उसकी पहचान भी बताते हैं ताकि वानर सेना उसे आसानी से पहचान सके। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ एक स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। जब सुग्रीव जी पहली बार श्री राम से मिलते हैं तो वे कहते हैं कि उन्हें रावण के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ वही सुग्रीव लंका का सही स्थान जानते हैं। इससे लगता है कि ये कंफ्यूजन नहीं बल्कि स्ट्रेटजी है। भरोसा और साथ बनने के बाद ही वह अपनी जानकारी साझा करता है। लेकिन साउथ का ये वर्णन लंका पर खत्म नहीं होता। सुग्रीव इसके बाद और साउथ की ओर बढ़ते हैं। वे आइलैंड्स और समुद्र का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि रास्ता अब मुश्किल होता जा रहा है। जमीन कठिन है, समुद्र खतरनाक है।
फिर बाकी दिशाओं से अलग सुग्रीव एक साफ चेतावनी देते हैं। वे वानरों से कहते हैं कि एक सीमा के आगे न बढ़ें। वे सबसे साउथ की जमीन को पितरों का क्षेत्र बताते हैं जो यामा से जुड़ा है। उस जगह को अंधेरा, खतरनाक और रहने लायक नहीं बताया गया है। वहां पहुंचना तो संभव है, लेकिन वहां से लौट पाना आसान नहीं है। इसे किसी आफ्टर लाइफ या आध्यात्मिक दुनिया की तरह नहीं बताया गया। इसे एक असली जगह की तरह बताया गया है जहां सच में खतरा है। एक ऐसी जमीन जो मौजूद तो है, लेकिन जहां जाना नहीं चाहिए। ये पूरा वर्णन एंटार्क्टिका से मेल खाता है। लगभग 14,000 साल पहले तक एंटार्क्टिका पहले ही एक बहुत कठोर और मुश्किल जमीन बन चुका था। चारों तरफ बर्फ, तेज ठंड और पूरा अलगाव। वहां रहना लगभग नामुमकिन था। लेकिन मॉडर्न साइंस बताती है कि बहुत पुराने समय में एंटार्क्टिका के कुछ हिस्से बर्फ से ढके नहीं थे। वहां नदियां भी बहती थीं। सबसे हैरानी की बात यह है कि एंटार्क्टिका का जिक्र और उसके निशान ऐसे पुराने मैप्स में भी मिलते हैं जो उसकी ऑफिशियल डिस्कवरी से बहुत पहले बनाए गए थे। 1513 में पीरी रेइस, जो एक ऑटोमन एडमिरल था, उसने कई पुराने सोर्सेज को जोड़कर एक वर्ल्ड मैप बनाया। अपनी नोट्स में वह खुद लिखता है कि उसका मैप कई पुराने चार्ट से लिया गया था, जिनमें इंडिया, अरेबिया और कुछ बहुत प्राचीन सोर्सेज शामिल थे जो आज मौजूद भी नहीं हैं। उस मैप में दक्षिण की तरफ एक बड़ा कॉन्टिनेंट दिखाया गया है जो साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ लगता है। उसकी कोस्ट लाइन्स और नदियां साफ पहचानी जा सकती हैं। हैरानी की बात यह है कि ऐसे फीचर्स तभी दिख सकते थे जब एंटार्क्टिका बर्फ से ढका न हो। कुछ दशकों बाद 1531 में फ्रेंच मैथमेटिशियन और कार्टोग्राफर ओरोन्टियस फिनेउस ने एक और वर्ल्ड मैप बनाया। इस मैप में भी साउथ की तरफ एक बड़ा कॉन्टिनेंट दिखाया गया है जिसकी कोस्ट लाइन्स और अंदर बहने वाली नदियां साफ दिखाई देती हैं। उस समय एंटार्क्टिका की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी। वहां तक पहुंचने या उसे सर्वे करने के लिए कोई एक्सपीडिशन मौजूद नहीं थी। मैपिंग करना तो दूर की बात थी। फिर भी उस मैप की जियोग्राफी काफी हद तक वैसी ही लगती है जैसी मॉडर्न रडार इमेजिंग ने बाद में बर्फ के नीचे पाई। ये मैप्स यूं ही नहीं बने। इन्हें बनाने वालों के पास बहुत पुराने सोर्स मौजूद थे। ऐसी जानकारी जो नकल करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही। धीरे धीरे उसका असली संदर्भ भले ही खो गया, लेकिन नॉलेज बची रही। यहीं पर सुग्रीव की वार्निंग सबसे अहम हो जाती है। वे साउथ की जमीन को जीतने या बसने की जगह की तरह नहीं बताते। वे उसे एक सीमा की तरह दिखाते हैं। एक ऐसी जमीन जिसके बारे में लोगों को पता है, लेकिन जानबूझकर वहां नहीं जाते। यही फर्क इन पुराने मैप्स में भी दिखाई देता है। अंटार्कटिका दिखाया गया है, लेकिन वहां कोई बस्ती नहीं है। जगह को पहचाना गया है, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं किया गया। सुग्रीव वानरों को वहां जाने के लिए नहीं कहते। वे बस बताते हैं कि वह जगह मौजूद है और यहीं रुकने को कहते हैं। रामायण खुद बताती है कि ऐसी जानकारी सुग्रीव को कैसे मिली। श्री राम उनसे पूछते हैं कि उन्हें ये सारे रास्ते कैसे पता हैं। तब सुग्रीव कहते हैं कि एग्जाइल के दौरान जब उन्हें वाली ने सत्ता से हटा दिया था, तब उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की। वे कहते हैं कि उन्होंने दुनिया के कई हिस्सों को देखा, यहाँ तक कि उसे कई बार घूम भी चुके हैं। इसे चाहे जैसे भी समझें, टेक्स्ट साफ दिखाता है कि उनकी जानकारी उनके अपने सफर और अपनी आंखों से देखने से आई है, न कि कल्पना से और न ही किसी डिवाइन मैसेज से। साउथवर्ड एक्सपीडिशन का असली मतलब इससे भी गहरा है। ये दिखाता है कि उस समय लोगों के लिए अर्थ की एक तय सीमा थी और दुनिया उन्हें पहले से पता थी। साउथ कोई इन्फिनिट दिशा नहीं है, उसका एक अंत है, और उस अंत के बाद एक ऐसी जमीन है जो मौजूद तो है, लेकिन खतरनाक है, मुश्किल है और जानबूझकर उससे दूर रहा जाता है।